शिक्षण और अधिगम, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। और शिक्षण पर अभी पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि शिक्षण क्या है, और शिक्षण को हम लोग तीन अर्थ में देखते हैं। ये एक ज्ञान का समवाय है, शिक्षण एक व्यवसाय है, और शिक्षण एक क्रियाओं की व्यवस्था है। शिक्षण के तीन अर्थ हमने बताए। शिक्षण ज्ञान या सिद्धांत का समवाय है। जैसे हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, ये भी तो शिक्षण है। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का होल रूप भी शिक्षाएं हैं। जब हम कहते हैं कि शिक्षण एक व्यवसाय है तो शिक्षण एक वृत्ति के रूप में आ जाता है। तीसरा पॉइंट हम कहते हैं कि शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का व्यवस्था है। तो शिक्षण में बहुत सारी क्या आती है, एक्टिविटी, ठीक है। ये एजुकेशन इज ए प्रोसेस, शिक्षा एक प्रक्रिया है और इसमें दो क्रियाएं हैं, एक आपकी टीचिंग और एक आपकी लर्निंग। एजुकेशन इज ए प्रोसेस, टीचिंग इज ए एक्टिविटी एंड लर्निंग इज आल्सो एन एक्टिविटी, ठीक है। तो जब टीचिंग की बात आती है तो शिक्षण में क्या क्या चीजें आएंगी और इसमें अधिगम में क्या क्या चीजें आएंगी और किस तरह से शिक्षण अधिगम से अलग अलग है। तो शिक्षण शास्त्रियों की प्रक्रिया है। शिक्षण को हम क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्री की प्रक्रिया है। अधिगम मनोवैज्ञानिकों की प्रक्रिया है। मतलब ये शिक्षा शास्त्र की विषय वस्तु है शिक्षण, और अधिगम मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। शिक्षण सामूहिक क्रिया है और अधिगम व्यक्तिगत क्रिया है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि शिक्षण जो है ये सामूहिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, और जो ये आपका अधिगम है ये व्यक्तिगत क्रिया है। मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग ढंग से अधिगम होता है। शिक्षण साधन है, अधिगम साध्य है। शिक्षण साधन है और अधिगम साध्य है। शिक्षण शिक्षक का कार्य है, अधिगम छात्र का कार्य है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कौन सा कार्य जटिल है, शिक्षण का कार्य जटिल है कि अधिगम का कार्य जटिल है? शिक्षण का कार्य जटिल है। सीखना आसान है, सिखाना कठिन है। तो नोट कर लीजिएगा कि शिक्षण जो है ये जटिल है और अधिगम जो है ये शिक्षण की अपेक्षा में कम जटिल है। अगला पॉइंट है शिक्षण सामाजिक दर्शन पर आधारित है। शिक्षण सामाजिक दर्शन पर आधारित है। शिक्षण का शासन का स्वरूप सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, शिक्षण का स्वरूप सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, संस्कृति पर आधारित होता है। अधिगम शिक्षण से प्रभावित होता है। इधर लिख लो, अधिगम शिक्षण से प्रभावित होता है। अधिगम शिक्षण से प्रभावित होता है। अब एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज ए टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति, अगला डाल लीजिएगा, शिक्षण अभिवृत्ति। और शिक्षण अभिवृत्ति एक ऐसी क्षमता को बताती है जो व्यक्ति के शिक्षण से संबंधित होती है। मतलब ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो टीचिंग के लिए आवश्यक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पोटेंशियल है जो टीचिंग के लिए आवश्यक है। मतलब वही टीचर अच्छा होगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, और जितनी मात्रा में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो उतनी बढ़िया टीचिंग करेगा, ठीक है, हाँ, उतना अच्छा होगा। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पता चलते ही उस व्यक्ति की रुचि शिक्षण में हो जाएगी, ठीक है, उस व्यक्ति की पसंद शिक्षण होगी, ठीक है, उस व्यक्ति की योग्यता शिक्षण की होगी, ठीक है, उस व्यक्ति की क्षमता
शिक्षण में होगी, तो ये सारी चीजें रुचि, पसंद, योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण इन सबको शिक्षण एप्टीट्यूड बताता है, इन सब की ओर इशारा करता है शिक्षण एप्टीट्यूड। हम जब बात करते हैं कि एजुकेशन कितने पोलर प्रोसेस है, एजुकेशन कितने पोलर प्रोसेस है, तो हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर में क्या क्या आ जाता है? हाँ, तो यहां पर है शिक्षक, ठीक है, यहां है शिक्षार्थी और यहां पर है पाठ्यवस्तु। एक प्रश्न आता है कि किसने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है? किसने शिक्षा को? जॉन डेवी, ठीक है। और दो ध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन एडम्स, ठीक है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा को मल्टी पोलर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें मिनिमम 3 पक्ष तो होते हैं, एक शिक्षक का पक्ष, एक शिक्षार्थी का पक्ष और एक पाठ्यक्रम का पक्ष। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टीचर है, स्टूडेंट है कि करिकुलम है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? शिक्षक। ये हमारा क्या है? आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? शिक्षार्थी, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा है? पाठ्यक्रम। इंटरवेनिंग मतलब मध्यवर्ती, इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। तो 3 तरह के वेरिएबल हो गए। शिक्षक शिक्षार्थी को प्रभावित करेगा, किसकी सहायता से प्रभावित करेगा? पाठ्यवस्तु की सहायता से वो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए। और जब हम आईवी की बात करते हैं तो यहां पर टीचर की कौन कौन सी चीजें आईवी होती हैं? नॉलेज, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। टीचर की टीचिंग टैक्टिक्स, के मतलब नॉलेज, टीएम मतलब टीचिंग मेथड, टीएस मतलब टीचिंग स्टाइल और टीटी मतलब टीचिंग टैक्टिक्स। उसको किस तरह की टीचिंग टैक्टिक्स है और वो इन सब की सहायता से अपने विद्यार्थी को प्रभावित करता है। और डीवी जो है ये शिक्षार्थी का क्या क्या प्रभावित होता है? शिक्षार्थी की भी नॉलेज प्रभावित होती है, टीचर की नॉलेज से स्टूडेंट की नॉलेज प्रभावित होती है और स्टूडेंट की पर्सनालिटी प्रभावित होती है, व्यक्तित्व, ठीक है। उसका एटीट्यूड प्रभावित होता है, उसका स्किल प्रभावित होती है। तो हम शिक्षार्थी के 3 बिहेवियर में 3 तरह के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 जो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अफेक्टिव और तीसरा है कोनेटिव। ये 3 तरह के व्यवहार होते हैं। इसको बिहेवियर को हमारा टीचर अपने कंटेंट के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, ठीक है, प्रभावित करता है। तो अब ये बात आती है कि पाठ्यवस्तु में क्या क्या चीजें आएंगी, पाठ्यवस्तु की क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो शिक्षार्थी को प्रभावित करेंगी, बताइए। जैसे हमने शिक्षक की नॉलेज, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल, टीचिंग टैक्टिक्स, स्टूडेंट के नॉलेज, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्किल को प्रभावित कर रही है, तो पाठ्यवस्तु की कौन सी चीजें होंगी जो उसको प्रभावित करेंगी? हाँ, करिकुलम हो गया और करिकुलम, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। और पाठ्यक्रम का सरल होना, पाठ्यक्रम का जटिल होना, ठीक है। पाठ्यक्रम की नेचर ऑफ करिकुलम, ठीक है। ये सब चीजें जो होंगी, ठीक है। लेवल ऑफ करिकुलम, ये सब इंटरवीनिंग वेरिएबल होंगे जो शिक्षार्थी को, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस, इसको हम एक नाम देंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
TLM, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, that is called education process, that is called education process। ठीक है, जब एजुकेशन चल रही होगी तो उसमें एक सिखाने वाला होगा, जब एजुकेशन चल रही होगी तो उसमें एक सीखने वाला होगा, और जब एजुकेशन चल रही होगी तो उसमें एक पाठ्य वस्तु होगी जिसको पढ़ाया जा रहा होगा, जिसके माध्यम से उद्देश्य जो डेवलप किए गए होंगे जो उसको पढ़ाएंगे। मल्टी डायमेंशनल को अब इसको बढ़ा दें तो इन्वायरमेंट आ जाएगा, इन्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कि कितने हमारे पास संपन्न है। आज हमारी आर्थिक, ये प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा प्रभावित हुई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावित हुई। यही सब डायग्राम हम बने हुए दिखाते तो और इफेक्टिव हो जाती। तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग को कैसे इफेक्टिव करेंगे ये टीचर पर निर्भर करता है, और वो जितने साधनों का प्रयोग करता है ये पूरा उस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक चीज आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेपर में पूछे गए, टेट, सीटेट और नेट की परीक्षाओं में शिक्षण और अधिगम में अंतर पूछा गया है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी अकेली प्रक्रिया है? ए शिक्षण, बी अधिगम। कौन अकेली प्रक्रिया है? अधिगम अकेली प्रक्रिया। अच्छा, कौन सी वो प्रक्रिया है जो ये बताती है, उन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए कि अधिगम बिना शिक्षण के नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अधिगम बनाए, तो आप किस उसको सही लगाएंगे कि अधिगम हो सकता है, हो सकता है, मतलब अधिगम के लिए शिक्षण होना जरूरी नहीं, लेकिन शिक्षण में अधिगम होना जरूरी है। ये पॉइंट जरा पंचिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा कि शिक्षण के लिए अधिगम जरूरी नहीं है, पर अधिगम में शिक्षण का होना जरूरी है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हेडिंग डालीजिए, व्हाट इज टीचिंग। नाउ वी विल कंक्लूड अबाउट द टीचिंग। शिक्षण के कंक्लूड करेंगे हम। नंबर 1, इट इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन। ये एक उद्देश्यपूर्ण निर्देशित क्रिया है। इट इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन, इट इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन, इट इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन, इट इज ए पर्पजफुल डायरेक्शन। नंबर 2, इट इज स्किलफुल एप्लीकेशन, इट इज स्किलफुल एप्लीकेशन। स्किलफुल एप्लीकेशन मतलब जो हमारा कौशल है उसका प्रयोग है। शिक्षण में विभिन्न कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल होते हैं, इन्हीं का प्रयोग ही शिक्षण है। तीसरा पॉइंट है, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर It offers opportunities to learner ये अधिगमकर्ता के लिए अवसर प्रदान करता है, अधिगम का अवसर उपलब्ध करता है। कौन? शिक्षण को अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लिखिएगा रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर। नंबर 1, रिसोर्स प्रोवाइडर। नंबर 1, रिसोर्स प्रोवाइडर। शिक्षक का रोल क्या है? रिसोर्स प्रोवाइड करने का, रिसोर्स प्रोवाइडर। नंबर 2, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट। इंस्ट्रक्शनल मतलब विषय वस्तु का स्पेशलिस्ट हो, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं तो उसे अपनी विषय का ज्ञान हो, तो इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट हो टीचर। तीसरा है करिकुलम स्पेशलिस्ट, उसे अपने करिकुलम का ज्ञान हो। चौथा, क्लासरूम सपोर्टर। टीचर क्लासरूम सपोर्टर हो, टीचर क्लासरूम सपोर्टर हो।
लर्निंग फैसिलेटर, टीचर लर्निंग फैसिलेटर हो, लर्निंग फैसिलेटर। मेंटर, मेंटर, टीचर शुड बी मेंटर, उसे मेंटरिंग आनी चाहिए और नई शिक्षा नीति में भी मेंटरिंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मेंटर होना चाहिए। सोशल लीडर, सोशल लीडर, टीचर सोशल लीडर भी हो, दिशा दिखाने वाला हो, नेतृत्व करने वाला हो। अगला है कैटलिस्ट फॉर चेंज, कैटलिस्ट फॉर चेंज, कैटलिस्ट उत्प्रेरक कहते हैं जो चेंज ला सके, जो परिवर्तनकर्ता के रूप में, शिक्षक परिवर्तनकर्ता के रूप में। अगला है लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग, लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग, टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट याद रखना, एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है जबकि वो स्वयं से जल रहा हो। बुझा दीपक किसी दीपक को जला सकता है? नहीं, तो वही दीपक जला सकता है जो स्वयं से जल रहा हो। तो यहाँ पर शिक्षक जल रहा हो का मतलब शिक्षक सीख रहा हो, जब वो ज्यादा सीख रहा होगा तभी वो सिखा पाएगा। उसके बाद है टीचर मोटिवेटर, शुड बी मोटिवेटर। टीचर एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, पेडागोजिकल एक्सपर्ट, टीचर शुड बी पेडागोजिकल एक्सपर्ट। अगला है एक्शन रिसर्चर, एक्शन रिसर्चर, एक्शन रिसर्चर, एक्शन रिसर्चर, एक्शन रिसर्चर। टीचर शुड बी लर्निंग फैसिलेटर, लर्निंग फैसिलेटर। तो आप लोगों ने इस टॉपिक में ये देख लिया कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, और टीचिंग लर्निंग के जो ट्राइपोलर हैं उन पोलर में 3 ध्रुव कौन से हैं, और इसके साथ उन ध्रुव से रिलेटेड कौन कौन से वेरिएबल किस तरह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का रोल क्या है और टीचिंग की मीनिंग क्या है। तो ये टॉपिक खत्म होता है।